सभी प्रिय दोस्तों को शुभ संध्या। दोस्तों, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अपने 25 जुलाई के टारगेट को 120 प्लस मानते हुए हम अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जीन प्याजे का दूसरा पार्ट है। ये जीन प्याजे से संबंधित महत्वपूर्ण उनके जो भी सिद्धांत है वो आपको देने वाला हूँ। लास्ट वीडियो मैंने आपको जीन प्याजे से संबंधित मुख्य प्रश्नोत्तरी नहीं बोलेंगे उसे, उनकी मुख्य शब्दावली कराई थी। मीन्स जो जो शब्दों का प्रयोग उनके द्वारा अपने सिद्धांतों में किया गया था वो हमने जाने थे। अगर आपने वो वीडियो ना देखा तो प्लीज़ पहले उसे देखेंगे, क्योंकि उसे देख के तब इस वीडियो पाएंगे तो चीज़ें आसानी से समझ आने वाली हैं। आइए बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जीन प्याजे के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो जीन प्याजे का पहले जान लेते हैं। जीन प्याजे हैं कौन? जीन प्याजे एक मनोवैज्ञानिक थे और ये कहाँ के रहने वाले? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ये मनोवैज्ञानिक बनने से पहले पेशे से एक जंतु विज्ञानी थे। मतलब कि मनोविज्ञान बनने से पहले पेशे से कौन थे? एक जंतु विज्ञानी थे। ठीक है। इन्होंने कहा कि मतलब कि इनका कहना था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। इन्होंने बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक बताया और कहा कि बच्चा अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। ठीक है। इम्पोर्टेंट कथन है, बहुत एग्जाम्स में ऐसे ही हूबहू रिपीट हुआ है। किसका कथन है? ये है जीन प्याजे का। आइए आगे बढ़ते हुए और क्या क्या पढ़ना है इनके बारे में। देखो, इनके इस कथन के ऊपर यानी कि बच्चा, देखो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, अपने ज्ञान की रचना खुद करता है, यानी बातों को अपने संज्ञान में लाकर उसकी ज्ञान की रचना खुद करता है। इसी कारण इन्हें, देखो लिखा है, इसलिए प्याजे के सिद्धांत को संज्ञानात्मक रचनावाद या निर्मितवाद भी कहते हैं। इसलिए इनके सिद्धांत को ये कहा जाता है। क्यों? क्योंकि संज्ञान में खुद बातें लाएगा और अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है बच्चा। ठीक है। प्याजे ने अपने ही 3 बच्चों पर लगभग 30 वर्ष तक गहन अध्ययन किया, इसलिए उनका अध्ययन सबसे प्रामाणिक माना जाता है। मतलब कि इनके अपने ही 3 बच्चे थे और इन्होंने उन 3 बच्चों पर लगभग 30 वर्षों तक अध्ययन किया और इस अध्ययन के कारण उनके सिद्धांत को सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है। जो उनका सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर देखो आगे क्या है। संज्ञानात्मक विकास पर गहन अध्ययन करने की वजह से प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जो जीन प्याजे थे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास यानी कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास किन किन चरणों से कैसे कैसे होता है, इस पर गहन अध्ययन करने की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे? जीन प्याजे को। ये तो इनके बारे में बेसिक नॉलेज होगी। आइए अब जानते हैं इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत कौन कौन से हैं। प्याजे के 3 सिद्धांत हैं, मतलब इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे। एक तो है भाषा एवं विचार का सिद्धांत, दूसरा है नैतिक विकास का सिद्धांत और तीसरा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जीन प्याजे, इसीलिए आपको इसके 2 वीडियो दिए जा रहे हैं। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है आप छोड़ा नहीं जा रहा और आने वाले समय में इनकी प्रश्नोत्तरी भी कराई जाएगी। धैर्य बनाए रखें और तैयारी करते रहें। ठीक है। पहला सिद्धांत है इनका भाषा एवं विकास का सिद्धांत। देखो, इन्होंने 2 प्रकार की भाषा बताई। इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने 2 प्रकार की भाषा बताई। एक तो है अहम केंद्रित भाषा और एक है समाजीकृत भाषा। अहम केंद्रित भाषा शेषवावस्था में आरंभ होती है और यह एक तरफा है। मतलब कि जो इन्होंने अहम केंद्रित भाषा बताई, यह भाषा शेषवावस्था में आरंभ होती है और यह एक तरफा होती है।
आइए देखते हैं क्या मतलब वो। रूसो इंस्टीट्यूट में 20 बच्चे बंद करे और देखकर चौंक गए कि वे अपने आप से बात कर रही थी। देखो कहने का मतलब ये हुआ, जो अहम केंद्रित भाषा है, इसे जीन पियाजे ने क्या बताया कि ये भाषा शेषवावस्था में आरंभ होती है और ये भाषा एक तरफा होती है। यानी शेषवावस्था में बच्चा अपनी ही बात बताने मांग लेता है कि तुमने मुझे टॉफ़ी नहीं दी, मैं ऐसे करूँगा, आपके साथ मैं गेम नहीं खेलूँगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भाषा कैसी होती है? अहम केंद्रित होती है। यहाँ पे बच्चा दूसरों की बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। इसको इन्होंने कैसे पता किया? देखो, रूसो इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे इन्होंने एक कमरे में 20 बच्चों को बंद कर दिया और 20 बच्चों को बंद करने के बाद इन्होंने सोचा कि वो तो मज़े में खेल रहे होंगे, सब मस्त होंगे, 20 बच्चे हैं। लेकिन इन्होंने बाद में देखा कि वो 20 के 20 बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, यानी कि एक दूसरे से शैतानी करने की बजाय, एक दूसरे के साथ खेलने की बजाय वे बच्चे आपस में ही बातें कर रहे थे। तो जो उनकी आपस में करने की बात थी, जो जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे, यानी उसे इन्होंने एम केंद्रित भाषा कहा। कब आरंभ होती है? शेषवावस्था में। और कैसी होती है? एक तरफा होती है, ठीक है। फिर है समाजीकृत। उसके बाद देखो समाजीकृत भाषा। समाजीकृत भाषा बाल्यावस्था में शुरू होती है और यह दो तरफ होती है। जब शिशुअवस्था से बच्चा बड़ा हो जाता, बाल्यावस्था में आ जाता है, तो वह अपनी बात कहेगा भी और दूसरे की बात सुनेगा भी, यानी दूसरे को भी मौका देगा। तो उस भाषा को इन्होंने क्या कहा? उस भाषा को इन्होंने कहा समाजीकृत भाषा, ठीक है। ये कब आरंभ होती है? बाल्यावस्था में आरंभ होती है और ये दो तरफ होती है, यानी बच्चा कहता भी है और दूसरे की बात को सुनता भी है। फिर नोट करके लिखा गया, भाषा का अध्ययन रूसो इंस्टीट्यूट में हुआ था। ये भाषा का जो अध्ययन था ये कहाँ होता? रूसो इंस्टीट्यूट में। ये वही रूसो इंस्टीट्यूट जो ये वाला है, ठीक है। फिर दूसरा इनका, देखो भाई, एक हमारा पूरा हो गया है। एक के बाद फिर देखते हैं, इनके अनुसार विचार भाषा से पहले है। जो हमने कल पढ़ा था, कल मीन्स लास्ट वीडियो में पढ़ा था वाइगोत्स्की को, उनके अनुसार क्या था? उनके अनुसार भाषा विचार से पहले थी, यानी पहले भाषा का प्रकटीकरण होता है। लेकिन इन्होंने विचार को भाषा से पहले बताया। जैसे तुम एक जानवर हो, यानी कि अगर ऐसे बोला जाएगा तो यानी कि विचार पहले ही आ चुका है कि ये तो जानवर वाले बच्चा काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो विचार है वो भाषा से पहले ही उत्पन्न हो जाते हैं। यह सिद्धांत पियाजे की पुस्तक लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो सिद्धांत है उनका, इस सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है? पियाजे की एक पुस्तक है, उसका नाम है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। इस पुस्तक से यह सिद्धांत लिया गया है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड निम्न में से किस प्रमुख मनोवैज्ञानिक की पुस्तक है? ठीक है, बहुत एग्जामों में हुआ है। फिर आइए दूसरा देखते हैं, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत जानते हैं। यह सिद्धांत इनकी पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया है। ये दूसरी पुस्तक से लिया गया, कौन सी, क्या नाम है उसका? द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इस सिद्धांत में इन्होंने, इस सिद्धांत मीन्स नैतिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। एक अवस्था है आपकी पूर्व नैतिक अवस्था, परायत्त पराधीन विषमंगी नैतिकता, स्वायत्त स्वतंत्र परिस्थितिगत या सापेक्ष नैतिकता, ठीक है। देखो, जो पूर्व नैतिक अवस्था है 0 से 5 वर्ष तक होती है और इस अवस्था में बच्चे को सही गलत की जानकारी नहीं होती है। फिर दूसरी अवस्था इन्होंने बताई परायत्त या पराधीन या विषमंगी नैतिकता। ये कब से कब तक होती है? ये होती है 5 से 10 वर्ष तक, ठीक है। देखो इसके बारे में जानते हैं, नैतिक निश्चित नहीं है, नैतिकता, इसको ताको। इस अवस्था में बच्चे की नैतिकता निश्चित नहीं होती। जैसे पापा द्वारा सिखाना कि जीव को मारना पाप है, पापा द्वारा सिखाना कि जीव को मारना पाप है, तो बस सीख गए हैं, उसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता, मतलब कि नैतिकता निश्चित नहीं होती है।
पापा को ही बताना पड़ेगा। पापा को, ये मतलब कि बड़ों को ही ज्ञान का बोध कराना होता है, सिंपल कहने का मतलब ये हो। फिर इसके आगे आपका स्वायत्त, स्वतंत्र, परिस्थितिगत या सापेक्ष नैतिकता। देखो इसमें क्या होता, नैतिकता जरूरत के अनुसार बदल सकती है, मतलब कि जैसी जरूरत होगी वैसी ही नैतिकता होगी। जैसे आर्मी हूँ, आतंकवादी जीव है, फिर भी मारना पड़ेगा क्योंकि आर्मी में हूँ, मेरी ज़रूरत है, नहीं मारूंगा तो क्या होगा, नौकरी से बाहर कर दिया जाऊंगा। नौकरी से बाहर हो जाऊंगा तो पैसा नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, मेरा जीवन यापन नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है ये जो अवस्था होती है इसमें नैतिकता जरूरत के अनुसार बदल सकती है। ठीक है, फिर आगे आते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखो हमारे कौन सा हो गया है, ये हमने भाषा एवं विचार का सिद्धांत जान लिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत जान लिया है। अब इनका जो तीसरा इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आइए देखते हैं, ऊपर करते हैं इसको, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक निर्मितवाद कहलाता है। संज्ञानात्मक निर्मितवाद, देखो ये वर्ड का ध्यान देंगे, संज्ञानात्मक निर्मितवाद यानी बच्चे अपनी ज्ञान की रचना खुद करते हैं, मतलब कि पहले बातों को अपने संज्ञान में लाते हैं और लाने के बाद उन्हीं से अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। इस कारण पियाजे के सिद्धांत को क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक निर्मितवाद का सिद्धांत। पियाजे के अनुसार बच्चे अनुकूलन द्वारा सीखते हैं। अनुकूलन मीन्स, लास्ट वीडियो मैंने जब आपको पद पढ़ाए थे उनके शब्दों के अर्थ पढ़ाए थे, तो बिल्कुल अगर आपने वो वीडियो देखा होगा खुद समझोगे। अनुकूलन मीन्स प्राप्त ज्ञान को अपने अनुसार ढालना। तो पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, अनुकूलन द्वारा, यानी ज्ञान को प्राप्त करते हैं और बाद में उसे अपने अनुसार ढाल लेते हैं। फिर है पियाजे के सिद्धांत के 4 चरण हैं जिन्हें गुणात्मक तरीकों से आगे बढ़ाया जाता है। यानी कि पियाजे के सिद्धांत में 4 चरण हैं और वह गुणात्मक चरणों के रूप में आगे बढ़ते हैं। गुणात्मक मीन्स पिछले वाले चरण के गुण अगले वाले चरण में रिपीट होते हैं। ठीक है, फिर प्रत्येक अवस्था में पिछली अवस्था के गुण रिपीट होकर नए गुण आते। देखो मैंने आपको अभी बताया, गुणात्मक चरण मीन्स जो नया चरण होता है उसमें पिछले वाले चरण के गुण रिपीट होते हैं और वे उस चरण में आते हैं। फिर है हमारा आगे, किसी भी चरण को न तो छोड़ा जा सकता है और न ही चरणों का क्रम बदला जा सकता। जो इनके 4 चरण हैं इनमें से किसी भी चरण को नहीं छोड़ा जा सकता है और किसी भी तरीके से इनका चरण नहीं, इनका क्रम नहीं बदला जा सकता है। अब देखो ये चरण है क्या, क्या है क्या नहीं है, आइए देखते हैं। किधर गए भी, इसको तो करेंगे ऊपर। देखो संज्ञानात्मक विकास के चरण जानते हैं। इनका पहला चरण है, इसका नाम है संवेदी गामक, संवेदी पेशीय इंद्रिय जनित अवस्था। ये कब से कब तक होती है, ये होती है 0 से 2 वर्ष तक। इस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो जो हमारे 4 चरण हैं उनके अंतर्गत पहला चरण हो गया संवेदी गामक, संवेदी पेशीय इंद्रिय जनित अवस्था। ये कब से कब तक होती है, 0 से 2 वर्ष तक होती है, यानी आरंभ के 2 वर्ष तक। इसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या होती है, सबसे पहले वस्तु स्थायित्व। देखो इसलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो, पहले वीडियो में सारा बेसिक बताया था। वस्तु स्थायित्व का क्या मतलब है, देखो बच्चे को पता है कि मम्मी सामने नहीं है पर वह फिर भी जोर जोर से रोता है। इसको कर लेंगे, यह पर वह फिर भी जोर जोर से रोता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी माता आवाज़ सुनकर जहाँ भी होगी आ जाएगी। अर्थात यानी कहने का मतलब ये हुआ, भले ही वस्तु न दिखे पर उसका अस्तित्व आंखों के सामने बना रहता है। ठीक है, कल हमने पढ़ा, कल मीन्स लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या है। वस्तु स्थायित्व यानी बच्चे के सामने वस्तु के ओझल हो जाने के बाद भी वह उसके सामने बनी रहती है। जिस प्रकार बच्चे के सामने माता नहीं है पर वह फिर भी
जोर जोर से रोता रहता है, उसे पता है कि माता जहाँ भी होंगी आवाज़ सुनकर तुरंत आ जाएंगी। तो ये वस्तु स्थायित्व जो है ये किस अवस्था की विशेषता है, क्वेश्चन बनता है। तो किस अवस्था की विशेषता है, प्रथम अवस्था, जो कौन सी है, संवेदी गामक। ठीक है, फिर आगे देखते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, इसको भी जान चुके हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या है, बच्चे कुछ व्यवहार जैसे हंसना रोना, मतलब कि बच्चे कुछ व्यवहार जैसे हंसना रोना इन्हें सीखते नहीं है, यानी इन व्यवहारों को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये प्रकृति द्वारा उनमें जन्मजात होते हैं, इसलिए इन्हें मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहा जाता है। तो कहते हैं प्रिंटिंग में थोड़ा वो हो रहा है, लेकिन मैं अपने वर्ड से बता रहा हूँ। कुछ व्यवहार जैसे हंसना हुआ रोना हुआ, इन व्यवहारों को बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है, ये व्यवहार बच्चे को जन्मजात ही प्राप्त होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। ठीक है, देखो प्रिंटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम, बच्चे कुछ व्यवहार जैसे हंसना रोना, इसको काट के लिखो, आदि सीखते नहीं, बल्कि बल्कि ये व्यवहार, देखो भाई, बल्कि ये व्यवहार उनमें जन्मजात होते हैं। मतलब कि ये ऐसे व्यवहार होते हैं, बच्चे को सिखाने नहीं पड़ते, ये उसमें जन्मजाति होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। फिर है परावर्ती व्यवहार, देखो ये भी हमने जाना था लास्ट वीडियो में। मतलब कि बच्चा अगर किसी काम को करना सीख ले तो वह उस काम को बार बार करके आनंदित महसूस करता है। ठीक है, अगर बच्चा किसी कार्य को सीख लेता है तो उसे बार बार दोहराता है, या उसे बार बार दोहरा कर, उसे बार बार दोहरा कर आनंद की अनुभूति करता है, उसे बार बार दोहरा कर क्या करता है, आनंद की अनुभूति करता है। ठीक है, इसे ही परावर्ती व्यवहार कहते हैं। उसके बाद है फिर अनुकरण। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो जो आप कहते हैं या करते हैं उसे दोहराता है, इसे अनुकरण कहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कभी कभी कि जो छोटे बच्चे हैं, हम कुछ कहते हैं तो वो हमारी चीटिंग करते हैं, तो इसी चीटिंग को हम क्या बोलेंगे, अनुकरण। परावर्ती व्यवहार और अनुकरण में अंतर है, देखो देखते हैं क्या अंतर है। परावर्ती व्यवहार बच्चा अपने आनंद की अनुभूति के लिए, और अनुकरण व आनंद की अनुभूति के लिए नहीं, केवल आपको दोहराता है। यानी देखो परावर्ती व्यवहार भी बात तो एक ही है, बार बार रिपीट करना, और आपका अनुकरण भी बार बार रिपीट करना हो गया। लेकिन जो आपका परावर्ती व्यवहार है वो तो बच्चा अपने आनंद की अनुभूति के लिए करता है, और जो ये अनुकरण होता है इसमें बच्चे को आनंद की अनुभूति नहीं होती, ये तो बस सिंपली आपको दोहराता है। ठीक है, ये दोनों में अंतर भी लिख दिया मैंने। उसके बाद है हमारा स्मृति आधारित अधिगम और मानसिक निरूपण। 2-3 दिन कुत्ते को भौंकता देख ले तो चौथे दिन कुत्ता सामने न भी हो पर कहीं से भौंकने की आवाज़ आ जाए तो उसी तरह क्रिया करके दिखाने लगता है, यानी अपने मस्तिष्क में वस्तु का चित्र सजो लेता है। देखो ये क्या है, स्मृति आधारित अधिगम और मानसिक निरूपण। यानी अगर बच्चा 2-4 बार किसी को भी कोई कार्य करता हुआ देख ले और बाद में उस कार्य का आभास होते ही खुद उस कार्य को दोहराने लगता है, यानी कि उसका चित्र बनाकर अपने मस्तिष्क में सजो लेता है, उसको निरूपित कर लेता है। जिस प्रकार देखो, जैसे छोटा बच्चा, उसने कोई कुत्ता भौंकते हुए देखा, 2-4 बार देखा, अगली बार उसे कुत्ता दिखेगा नहीं, तो कुत्ता दिखते ही कुत्ता नहीं भौंकेगा, पहले भौं भौं करके वही दिखा देगा। आपने देखा हो बहुत सी ऐसी आदतें होती हैं। तो इन आदतों को हम क्या कहते हैं, स्मृति आधारित अधिगम या मानसिक निरूपण। ठीक है,
फिर आगे हमारा इंद्रिय आधारित अधिगम, मतलब कि बच्चा जो भी अनुक्रिया करेगा वे अनुक्रिया उसकी इंद्रियों पर ही आधारित होती हैं सारी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे जीन प्याजे की प्रथम अवस्था की प्रथम चरण की मुख्य अवस्थाएं हो गई हैं। कौन कौन सी? सिंपल क्या ज्ञात कर लेना है? वस्तु स्थायित्व, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, परावर्ती व्यवहार, अनुकरण, स्मृति आधारित अधिगम और मानसिक निरूपण तथा इंद्रिय आधारित अधिगम जीन प्याजे की संवेदी गामक जनित अवस्था की प्रमुख विशेषता है। ये है क्या क्या, एक बार पढ़ लेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जीन प्याजे की प्रथम अवस्था की विशेषता है, या निम्न में से जीन प्याजे की कौन सी प्रथम अवस्था की विशेषता नहीं है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनेगा और बाकी प्रैक्टिस तो आपको मिलने ही वाली है। इसके बाद है दूसरा, देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था कब से कब तक चलती है? यह अवस्था चलती है 2 से 7 वर्ष तक। इसकी पहली विशेषता है अविलोम्यता। अविलोम्यता भी हमने जान लिया था, बच्चा जिस बिंदु से आगे चला गया वहाँ वापस नहीं आ सकता, यानी कि जिस बिंदु से वापस निकल गया है उस बिंदु पर वापस नहीं आना क्या है? अविलोम्यता है। कैसे कैसे होता है वो मैंने कल आपको बताया ही था, मीन्स लास्ट वीडियो में। प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर संरक्षण का अभाव देखो, अविलोम्य तो चिन्हों में और गिनती में होती है, संरक्षण नहीं। अविलोम्य किस में होती है? हमारी गिनती वगैरह में होती है। ठीक है, और संरक्षण यह किस में होता है? यह होता है हमारी आकृतियों में, और ये होते हैं हमारी गिनती वगैरह, चिन्ह वगैरह अल्फ़ाबेट से होते हैं ये। और अगर मूल बिंदु पर वापस नहीं लौट रहा किसमें? आकृति में, तो इसे बोलेंगे संरक्षण का अभाव। बिल्कुल इससे आगे अब नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इनको, फिर वीडियो लंबा हो जाए ज़्यादा। ठीक है, नहीं आप इनको बस एक बार लास्ट वीडियो देख लेंगे। फिर देखो, फिर है केंद्रीकरण। किसी भी वस्तु को सिर्फ एक संकुचित दृष्टि से देख पाना ही केंद्रीकरण कहलाता है। जैसे बेटा हम कहीं जा रहे हैं, कुत्ते को देखते रहना, लौट कर आए तो कुत्ता सारा दूध पी गया। पूछा तो बोला कि आपने कुत्ते को देखने को ही तो कहा था। कहने का मतलब है, देखो केंद्रीकरण का मतलब है किसी भी वस्तु या किसी भी बात को सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से सोचना, ये होता है हमारा केंद्रीकरण। और बड़े लोग एक ही बात को कई सारे दृष्टिकोण से सोच लेते हैं, उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। लेकिन यह बात केंद्रीकरण की चल रही है तो जानते हैं। देखो दूसरी अवस्था की विशेषता है ये। जैसे आपने अपने बेटे से कहा कि बेटा हम अभी आधा घंटे में आ रहे हैं, आप एक काम करना, कुत्ते को देखते रहना। ठीक है, माता ने तो इसलिए कहा कि कहीं ऐसा ना हो कुत्ता किचन विचन में जाके दूध वगैरह पी ले। ठीक है, तो बच्चा बैठ गया है और वो कुत्ते को देख रहा है, चाहे कुत्ता कुछ भी कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप जैसे ही लौट के आते हैं, माता जैसे ही आती है, कुत्ता सारा दूध पी जाता है। तो इस पर माता जब उसको डांटती है तो उसका यही उत्तर होता है कि आपने कुत्ते को देखने को ही तो कहा था, तो मैं तो देख ही रहा था, क्या दिक्कत है। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, यानी कि किसी भी एक बात को एक ही दृष्टिकोण से देखना या सोचना, ये हमारा केंद्रीकरण कहलाता है। फिर केंद्रीकरण के बाद है फिर जीववाद। जीववाद क्या होता है? छोटे बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें सब में हमारी तरह ही जीवन है। जिस प्रकार से मेरा टॉय है, मेरी गुड़िया ने खाना नहीं खाया, तो इसे हम जीववाद कहते हैं। ठीक है, फिर है गिनती, वर्णमाला, क्रम आदि की शुरुआत। यानी कि दूसरी अवस्था है जो 2 से 7 साल तक है। इसमें बच्चा गिनती भी सीखना आरम्भ कर देता है, वर्णमाला भी, क्रम आदि इनकी भी शुरुआत हो जाती है। फिर दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में असफल, मतलब कि इस उम्र में बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को आसानी से नहीं समझ पाता है। देखो जैसे बेटे पानी में गिरकर मोबाइल ख़राब हो जाएगा, हम बेटे के हाथ में फ़ोन है, हम उससे बोलते हैं, छोटा बच्चा है, बेटे नहीं पानी में नहीं गिरना, इसे ख़राब हो जाएगा। तो क्या होगा? जब भी हम उससे लोगों थोड़ा ट्राई करके देखा, बोले देखता हूँ क्या होगा, मतलब कि वो दूसरे के दृष्टिकोण में को समझने में असफल होता है बच्चा इस अवस्था में। फिर है अहम केंद्रित। अहम केंद्रित मीन्स
सारी आइसक्रीम लेकर अकेला बैठ जाएगा। मतलब कि आइसक्रीम है चाहे कितनी भी बड़ी है किसी को नहीं देगा, आइसक्रीम की वजह कोई भी चीज़ है किसी और को खाने को नहीं देगा, चाहे बाद में खुद से भी बच जाए वो। तो इसे कहते हैं हम अहम केंद्रित। तो ये हमने जो जीन प्याजे की दूसरी अवस्था है, पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक रहती है, उसकी प्रमुख विशेषता पढ़नी है कौन सी? अविलोम्यता, संरक्षण का अभाव, केंद्रीकरण, जीववाद, गिनती, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल और अहम केंद्रित। ठीक है, ये दूसरी की विशेषता हो गई है। फिर देखो, इसको मैं कुछ आपको ऐसे जोड़ के पढ़ाऊँगा। अविलोम्यता कब, कौन सी अवस्था की है विशेषता? ये दूसरी अवस्था की। तो देखो, अविलोम्यता होती एज बढ़ेगी तो अब वह पूर्व बिंदु पर पहुंच जाएगा। आपने सपोज ऐसे पत्ता सा बनाया कोई, और उसी पत्ते से बाद में ऐसे बना दिया, ठीक है। जब छोटा कमल का फूल सा बना दिया, जब छोटा सा था तो नहीं बता पाया था कि बेटा पत्ता कहाँ गया, नहीं पता। लेकिन जब बड़ा हो जाए बोले बेटा पत्ता कहाँ है, तो अब आराम से बता देगा। तो यानी इसे बोलेंगे विलोम्यता, यानी कि पूर्व बिंदु पर वापस लौटना। तो ये कब की विशेषता है? ये हमारी 7 से 11 वर्ष, यानी मूर्त या ठोस संक्रियात्मक। संरक्षण देखो, अब संरक्षण का अभाव नहीं है। जो हमने ऊपर पढ़ा था, संरक्षण का अभाव क्या था? यानी कि आकृति की बात थी तो संरक्षण था, उसका अभाव था। और जब चिन्हों की बात थी तो अवलोमीय था। तो देखो, अवलोमीयता भी खत्म, संरक्षण का अभाव भी खत्म। ठीक है, फिर अब इसके बाद देखते हैं विकेंद्रीकरण, यानी कि जो एक ही बात को या किसी बात को एक ही दृष्टिकोण से सोचना, वो भी अब खत्म हो जाता है जब बड़े हो जाते हैं। यानी कि एक सवाल को कई तरीके लगाकर देखने लगता है बच्चा। श्रृंखला की शुरुआत हो जाती है, गणितीय संक्रियाएं यानी माइनस प्लस भाग ये सब आने लगते हैं। वर्गीकरण, अब इतने बड़े बच्चों को मैं देता हूँ बेटे ये संख्याएं हैं, इनमें से सम संख्याओं को अलग छाटो, वर्गीकृत करो, विषम को अलग करो, तो आसानी से कर देगा। यानी वर्गीकरण करने लगता है। क्रम परिपक्व, मतलब कि क्रम में परिपक्वता हासिल करने लगता है, जैसे आरोही और अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, फिर है तार्किकता की शुरुआत। इस उम्र में क्या होता है? तार्किकता की शुरुआत भी हो जाती है, तर्क वितर्क करने लगता है। फिर है समानता एवं अंतर, मतलब कि जो कोई भी वस्तु किस प्रकार से समान है वो और किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है, इनमें भी वो इनको भी करने लगता है। ठीक है, तो ये हमारी किसकी विशेषता होगी? हमारी थर्ड स्टेज की विशेषता होगी, ये मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। देखो, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपने पहला वीडियो ना देखा, पहला मीन्स इससे पहले वाला वीडियो ना देखा हो जीन प्याजे का, तो आप उसको देख लेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि बहुत ही आसानी से आप उनको समझ पा रहे हैं। इसीलिए मैंने उस वीडियो को स्पेशली बनाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो CDP में हमारा रहता है, वो शब्दों का अर्थ आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो हमें नहीं आता तो हमें लगता तो है कि हाँ चीज़ें हमें आती हैं, बट हम उनके आंसर्स नहीं दे पाते हैं। आप उनको इसी प्रकार से याद कर लेंगे कि अवलोमिता क्या है, संरक्षण क्या है। ठीक है, तो आने वाले वीडियोस में मैं जब आपको क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, तब भी आप देखेंगे आप उन्हें आसानी से कर ले जाएंगे, और एग्जाम्स में भी यही होने वाला। फिर इनकी चौथी अवस्था ये कौन सी है? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 या 11 प्लस वर्ष। ठीक है, कहीं कहीं आपको 11 से 15 मिलेगी और कहीं कहीं 11 प्लस वर्ष मिलेगी। देखो, इस अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? इस अवस्था में अमूर्त चिंतन आरंभ हो जाता है। अमूर्त चिंतन यानी वस्तु न होने पर भी उसके बारे में सोच सकना। कोई वस्तु मेरे सामने नहीं है, बच्चा बड़ा है, मैं हूँ या बच्चा बड़ा है, 11 प्लस का है, उससे बोलेंगे ट्रेन में एक इंजन होता है, इतने डिब्बे होते हैं, तो वो खुद सोच सकता है, बोले हाँ ऐसे होता है। लेकिन क्या यही बात हम 2-3 साल के बच्चों बताने लगे, सोचे या नहीं सोचे? यानी कि अमूर्त चिंतन की शुरुआत हो जाती है। अपसारी चिंतन, यानी एक ही चीज़ को कई तरीके से सोचना। अपसारी मीन्स फैला के, मतलब कि एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से कर लेने की आदत आरंभ हो जाती है। कौन सी? चौथी अवस्था में। फिर है परिकल्पनात्मक चिंतन,
यानी ऐसा होगा तो कैसा होगा, परिकल्पना करना। बोले कि यार ऐसा हो गया, मेरे नंबर अच्छे नहीं आए तो यार घर पे पिटाई होने वाली है, मतलब कि परिकल्पना करना। देखो जैसे पढ़ाई से संबंध देखें, जैसे भी मैथ का क्वेश्चन होता है, बोले आते हैं अगर चीनी का दाम 20 रुपये घट जाए तब कोई चीज़ सिद्ध नहीं, उसे परिकल्पना कहते हैं। देखो कहने का मतलब है, जैसे मैं कोई 10-11 साल का बच्चा, मैं उससे बोलूँ कि आप 100 रुपये में सपोज 4 किलो चीनी लाए हैं, और अगली बार ऐसा हो जाता है कि चीनी का दाम 5 रुपये प्रति किलो घट जाता है, तो बताएं आप कितनी किलो चीनी अतिरिक्त ले आएंगे। तो क्या है, उस सवाल को आसानी से लगा देगा। और इस उम्र के बच्चों को ज़्यादातर ऐसे ही सवाल होते हैं। तो जब उन सवालों को करने के लिए जो चिंतन करेगा उसे कहते हैं परिकल्पनात्मक चिंतन। ठीक है। फिर है तार्किक चिंतन परिपक्व, यानी तर्क करने का जो चिंतन होता है वो परिपक्व हो जाता है इस अवस्था में आकर। किस अवस्था में, चौथी अवस्था में आकर। फिर मैंने नोट करके लिख दिया, यह सिद्धांत साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड नामक पुस्तक से लिया गया है। मतलब कि जीन प्याजे की एक पुस्तक है, उसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड। तो इस संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उसी पुस्तक से लिया गया है। और ये हमने जीन प्याजे के 4 सिद्धांत बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए हैं। और इससे लास्ट वीडियो में जीन प्याजे के सिद्धांतों से संबंधित प्रमुख शब्द मैंने अच्छे से पढ़ाए थे आपको। मुझे नहीं लगता है जीन प्याजे में इससे बाहर कुछ जाने वाला है, और आने वाले वीडियोज़ में इसकी प्रैक्टिस मिलेगी। तो प्लीज़ नोट्स बनाते चलें, आने वाले वीडियोज़ में बहुत ही कुछ आपको मिलने वाला है। आप बस वीडियो देखते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगले वीडियो में मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है आपके लॉरेंस कोलबर्ग। क्या पढ़ेंगे हम, लॉरेंस कोलबर्ग, महान मनोवैज्ञानिक। तो बहुत जल्दी ही मैं आपको अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।